हमारे यहाँ शास्त्र क्या कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और अंग्रेज भी कहते हैं ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। आपके क्षेत्रवासी अक्सर कहते हैं कि कल्ला साहब चुनाव जीतने के बाद हमारा क्षेत्र छोड़ देते हैं, हमसे मिलते जुलते नहीं, बहुत कम मिलते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी हैड बीन टू जेल, सो आई आल्सो हैड बीन टू जेल विद 100 अब्यूज ड्यूरिंग जेल भरो आंदोलन। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने फिर 3 बार चुनाव जीतने के बाद चौथा चुनाव मुझे इसलिए हरा दिया गया कि मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुलवाई। इस पे चुनाव हरा दिया? हाँ, शहर के लोगों ने कहा तुम शहर के रहने वाले हो, गांव की यूनिवर्सिटी खुलवा दी। 3rd ग्रेड शिक्षक हैं, उनका सर तबादले पे बैन है, लंबे समय तक वो कहते आए हैं कि हमारा तबादले बैन जो है उसको हटाया जाए। सर क्या विचार कर रहे हैं उस बारे में आप? तबादले पे बैन कौन हटाता है? सर सरकार ही कुछ करेगी तभी काम होगा। हाँ, तो हटेगा तब उनकी समस्या का समाधान कर देंगे। नहीं सर, कब तक हो पाएगा? इस चुनावी साल में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? जिस दिन बैन हटेगा उस दिन से उनकी समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। हाथों हाथ उस स्कूल को हमने टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के 2 घंटे बाद मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आप 2 करोड़ रुपए लेके अलग हो जाओ और हाँ, और इसको मतलब हमको लेने दो वरना आपको गोली मार देंगे। सर वर्तमान की राजनीति की अपन बात करें तो सर 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, बड़ी पार्टियां हैं। एक कहते हैं जय श्री राम हम कहेंगे, एक कहते हैं हम जय श्री राम कहेंगे, कोई कहता है हम हिंदू हैं तो वो हिंदुत्ववादी हैं। तो सर राजनीति कहाँ फंस के रह गए अपन? सर जो देश डेवलपिंग कंट्री है अपनी, यहाँ पे शिक्षा की बात होनी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ की बात होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जनता को भटकाने का काम है और देश को गर्त में ले जाता है? EWS को वैसे राजस्थान में 14% आरक्षण देने का प्रस्ताव हमने किया था, लेकिन केंद्र की सरकार ने इसको 10% ही किया। हम तो ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि वो राजस्थान की कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया उसके अनुसार 14% आरक्षण देना चाहिए। तो प्रदेश कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप देखो जहाँ जहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ा है वहाँ बीजेपी का सफाया हो रहा है। सर अभी आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, लेकिन सर सरकार ने 4 साढ़े 4 में जो भी पेपर कराए, एग्जाम्स कराए, लगभग हर एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए हैं। सर आप कुछ सरकार में बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए। आप सर वो जो कड़ी होती है जहाँ से पेपर लीक हो रहा है, क्यों वहाँ पे वार नहीं कर पाते? क्यों बेरोजगार युवाओं के साथ ही खिलवाड़ होता है? सर हर व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है और बनने का माध्यम केवल तालीम ही है। बिना तालीम के व्यक्ति बुद्धू बन सकता है लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकता, अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। आइए आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल भेजें। रितेश पारिक, स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान साथ में। आज की खास मुलाकात श्रीमान BD कल्ला साहब के साथ। बीकानेर पश्चिम से 6ठी बार विधायक हैं, वर्तमान में कैबिनेट में शिक्षा मंत्री हैं। इनके बारे में कहा जाता है, इनके विरोधी भी कहते हैं अक्सर कि ये खुद भी खुले मंचों से कई बार कहते हैं कि मेरे या मेरे परिवार ने आज तक 1 रुपया भी किसी से अगर लिया हो तो हमें वोट मत दीजिएगा। ऐसे लोग बहुत कम मिल पाते हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से नकारते हैं। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका दौड़ान साथ में। सर एक लंबा राजनीतिक सफ़र आपने तय किया है। सबसे पहले हम सर आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं सर, यहाँ तक का सफ़र कैसा क्या रहा वो सब हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, मैं प्रारंभिक शिक्षा में जब पढ़ रहा था तो मुझे याद है मैं अपनी क्लास का मॉनिटर था। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो मैं अपने स्कूल का सांस्कृतिक सचिव रहा। उसके बाद में मैं अपने स्कूल का गृह मंत्री रहा और धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में आया तो मैं वास्तव में बहुत पढ़ने वाला विद्यार्थी था। मेरे 10वीं में जब मैंने 1965 में 10वीं पास की तो मेरे मैथमेटिक्स में 98% मार्क्स आए थे। 98 मैथमेटिक्स? हाँ, और उस समय ज्योमेट्री हुआ करती थी ऑप्शनल, मैथमेटिक्स में मेरे 92% मार्क्स आए थे। उसके बाद मैं कॉलेज में जब आया तो कॉलेज में विद्यार्थियों ने कहा कि भाई साइंस के विद्यार्थियों की आर्ट्स के और लॉ के विद्यार्थी रैगिंग करते हैं, तो रैगिंग के विरोध में हमने अभियान चलाया और रैगिंग प्रथा को बंद किया। तब विद्यार्थियों ने मिलकर के मेरे को ही पहले कल्चरल सेक्रेटरी बनाया डूंगर कॉलेज का और उसके बाद 69 में मुझे डूंगर कॉलेज का अध्यक्ष बनाया। उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मेरा पढ़ाई पे ध्यान कम हो गया और नेतागिरी में ज़्यादा ध्यान हो गया। तो मैं BSc मैंने 3rd डिवीज़न से पास की। तो मेरी बड़ा चिंता हुई कि मैं अपने कैरियर को ख़राब कर रहा हूँ। तो मैंने फिर अपना विषय बदला, मैंने MA इकोनॉमिक्स में किया और फिर मैंने MA इकोनॉमिक्स में 72 में 2nd पोजीशन वापस मेरी क्लास में हासिल की और मैं उसके बाद लेक्चरर बना, इकोनॉमिक्स पढ़ाई। मैंने ये तय कर लिया कि अब अपने को राजनीति में जाना है। जब मैं 79 में, उससे पहले मैंने LLB कर ली लेक्चरर के साथ साथ। LLB साथ चल रही थी? हाँ, जब MA LLB कर ली, मैंने PhD का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था दिसंबर 79 में।
हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी had been to jail. So I also had been to jail with 100 of views during जेल भरो आंदोलन। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने फिर सबसे पहले एमपी का टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला। उसके 6 महीने बाद जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ, एमएलए का टिकट मांगा, मुझे मिल गया। और मैं 80 के बाद लगातार 3 बार चुनाव जीता। 3 बार चुनाव जीतने के बाद चौथा चुनाव मुझे इसलिए हरा दिया गया कि मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुलवाई। इस पे चुनाव हरा दी? हाँ, शहर के लोगों ने कहा तुम शहर के रहने वाले हो, गांव की यूनिवर्सिटी खुलवा दी। मैंने कहा ये ज़िले के लिए बहुत उपयोगी है। फिर एक बार डूंगर कॉलेज का छात्र संघ का मतलब वार्षिक उत्सव था, उसमें मुझे बतौर अध्यक्ष के रूप में बुलाया। तो मैंने कहा था मेरी पेन की शाही आपने छीन ली। जिस दिन पेन की शाही आएगी मैं मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी खोलूँगा। अगला चुनाव जीता मैं, और फिर मैंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी खुलवाई। आज वहाँ बीकानेर में 4 गवर्नमेंट की और 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 5 विश्वविद्यालय वहाँ काम कर रहे हैं। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 गवर्नमेंट के, 2 प्राइवेट। मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें थी, जिसको बढ़ाकर पहले 150 कराया, अब 250 सीटें वहाँ पर हैं। वहाँ पर 4 नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल कैमल ब्रीडिंग फार्म, नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर एंड आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रीजनल लेवल का है। इस तरीके से ये सारे काम मैंने बीकानेर में करवाए। साथ साथ राजस्थान का भी पूरा ख्याल रखा। जब इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे थे, मैं टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर था, हमारे चीफ मिनिस्टर थे शिवचंद्र जी माथुर साहब। तो मैंने उस समय एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना था। मैंने कहा कोटा को खोलो। तो मेरे को बुलाया, तुम नए मंत्री बनो, ये बीकानेर में क्यों नहीं खोली तुमने? तो मैंने बीकानेर जो है उसमें खुलेगा, लेकिन उसका बाद में नंबर आएगा। कोटा इज आवर कानपुर, कोटा इज इंडस्ट्रियल एस्टेट। तो उसमें हमको पहले करना चाहिए, यही विजन रखना चाहिए, तभी राजस्थान की नेतागिरी कर सकोगे। फिर मैंने अजमेर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, बाद में फिर बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला। इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ उसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई, जिसको बीजेपी की सरकार ने बंद कर दिया। तो मैंने भूख हड़ताल की, मैं विरोध में था। 6 दिन भूख हड़ताल रखी, और उसके बाद दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ये आश्वासन मिला कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो हम खोलेंगे। और तत्कालीन सरकार की चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा मुझे 1 वर्ष का समय दो, मैं इसको वापस कंटिन्यू कर दूँगी, और वो कंटिन्यू हो गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि मैंने राजस्थान के लिए और बीकानेर के लिए, सबके लिए काम किया। मुझे याद है हरदेव जी जोशी चीफ मिनिस्टर थे, और कालूलाल श्रीमाली समिति ने 25 साल पहले ये रिपोर्ट दी थी कि बीकानेर में, अजमेर में और कोटा में 3 विश्वविद्यालय बनने चाहिए। जब मैंने ये बात हरदेव जी जोशी से की कि आप इतिहास पुरुष बन जाओ, हमारे उदयपुर के ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी, और वो दीमक चाट रही है उसको। उन्होंने अपने सेक्रेटरी DR मेहता साहब थे, उनको मेरे पास भेजा। उनसे मेरी 10-15 मिनट बात हुई। उन्होंने कहा आप कुछ दिन का इंतज़ार करो। मैं समझ गया। कुछ दिन के बाद जब बजट स्पीच होने वाला था, उस दिन मेरे साथ एक फ्रीडम फाइटर मूलचंद जी पारिक और एक ललित जी आज़ाद जो हमारे DCC के अध्यक्ष थे, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे वो, उनको मैं लेके गया। मैंने कहा आज बीकानेर के बारे में और राजस्थान के कुछ हिस्सों के बारे में प्रमुख घोषणा होगी। उन्होंने कहा बताओ। मैंने बताने से आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैं वहाँ उनको लेके गया। जैसे ही बोला कालूलाल श्रीमाली समिति की रिपोर्ट जो 25 वर्ष तक ठंडे बस्ते में थी, सब में जोश। आज हम बीकानेर, अजमेर और कोटा, इन 3 स्थानों पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो खड़े हो गए। वो वहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो मार्शल ने कहा आप कृपा करके बैठ जाओ। इतना उत्साह था। मूलचंद जी पारिक अब दुनिया में नहीं है, ललित जी भी नहीं है, लेकिन वृद्ध अवस्था में थे, खड़े हो गए, एकदम नाचने लगे। तो ऐसे ऐसे अनेक काम हमने राजस्थान में किए। उसमें खाली बीकानेर का ख्याल नहीं रखा, हमने कोटा और अजमेर का भी ख्याल रखा। तो आप बीकानेर आता, आप गृह जिला आपका बीकानेर है। हाँ। तो बीकानेर के बाद नंबर 2 पे आपसे पूछूं, सबसे ज़्यादा किस जिले में आपने काम करवाया बतौर शिक्षा मंत्री? नहीं, मैंने राजस्थान में सारी जगह काम किया। मैं जब शिक्षा मंत्री 88 में था, उस समय हम 5 साल पीछे रह गए थे। पहले हायर सेकेंडरी स्कूल थी, फिर सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बनी 10+2। तो उस समय 672 सीनियर
हायर सेकेंडरी स्कूल एक साथ हमने बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय शिवचरण जी थे, मेरे को कहा कि भाई लड़के आते हैं कि हमारा ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, हमको पीटी पीएमटी में बैठने का। तो मैंने कहा अपन पीछे रह गए 5 साल तक। 5 साल पहले लोगों ने 10+2 सिस्टम एडप्ट कर लिया, क्या करें। मैंने कहा 672 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दें। और उनका इतना पैसा ही नहीं है, अभी तो अकाल पड़ा हुआ है। अकाल में घास खरीदने के लिए केंद्र सरकार से सहायता लेनी पड़ रही है। तो मैंने उस समय उनको ये कहा कि आप 200 नहीं 672 खोलोगे, तुम 200 तो खोलो एक बार। मैंने 200 स्कूल खोले तो मुख्यमंत्री जी के पास वैसे ही 5-7 हज़ार आदमी रहते हैं, 15-20 हज़ार आदमी और बढ़ गए मिलने वाले। गांव के गांव आए, मेरे पास भी लोग आते थे, उनके पास भी उनके साथ और ज़्यादा होते थे, क्योंकि उनके पास दूसरे विभागों के लोग भी जाते थे। तो मेरे को बुलाया कि बात तो सही कह रहा है, 200 और खोल दे। मैंने कहा साहब 672 ही खोलने दो, ठीक रहेगा, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी। मैंने 1-2 दिन लगाए कि खोले नहीं। मैंने कहा मैं आता हूँ आपके पास। मैंने कहा आप 672 की इजाज़त दे दीजिए, अभी हमको कोई पोस्ट नहीं चाहिए। हम प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बना के भेज देंगे। तो ये आइडिया तुम्हारा ठीक है, अगले साल सुकाल हो जाएगा, पैसे दे देना। तो एक साथ राजस्थान की 672 सीनियर हायर सेकेंडरी हमने खोली। तो हमने खूब इसी तरीके से आपको एक किस्सा बताता हूँ। अभी जहाँ शिक्षा संकुल बना हुआ है, ये शिक्षा संकुल पूरा एक स्कूल था। एक दिन मेरे पास मुक्ति लाल जी भार्गव जो एमएलए थे इंडिपेंडेंट कोटपुतली से, वो आए। उन्होंने कहा कि मेरे को भूमाफिया गोली मार देंगे, तो ये स्कूल आप गवर्नमेंट के टेक ओवर करो। तो मैंने बहुत समझाया लेकिन समझे नहीं। हाथों हाथ उस स्कूल को हमने टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के 2 घंटे बाद मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आप 2 करोड़ रुपए लेके अलग हो जाओ और हाँ, और इसको मतलब हमको लेने दो वरना आपको गोली मार देंगे। तो मैं प्रद्युम्न सिंह जी के पास गया जो गृह राज्य मंत्री थे, उनको चिट्ठी लिखी, वो रिकॉर्ड में है कि मेरे को इस तरह से ऐसे ऐसे फ़ोन आया और ये बात है, तो कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ा दूँ। मैंने सिक्योरिटी तो आपने दे रखी है लेकिन आपके नॉलेज में रहनी चाहिए, वो रिकॉर्ड में है। और मैंने उसको टेक ओवर किया हुआ रखा और फिर जेडीए को बुलाया। मैंने कहा स्कूल जो है इस क्षेत्र में रहेगा तो स्कूल रख दे। फिर स्कूल के बाद जो 2/3 ज़मीन थी, उस ज़मीन में मैंने कहा हमारा शिक्षा संकुल बनाओ, ठीक है, और बाकी ज़मीन को आप बेच लो उस पैसे से। तो ये जो शिक्षा संकुल बना हुआ है, न तो ज़मीन का एक पैसा लगा, ना बिल्डिंग बनाने का एक पैसा। आज वो कम से कम नहीं करते, कम से कम 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की है। तो हमने ऐसे ऐसे काम स्टेट के लिए किए हैं जिसमें कभी जान की परवाह नहीं की हमने। सर आप बीकानेर क्षेत्र से आते हैं। हाँ। सर आपके लोग, आपके क्षेत्रवासी अक्सर कहते हैं कि कल्ला साहब चुनाव जीतने के बाद हमारा क्षेत्र छोड़ देते हैं, हमसे मिलते जुलते नहीं, बहुत कम मिलते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो कोई हमारा विरोधी कहता होगा। मैं कम से कम 10 से 15 दिन बीकानेर जाता हूँ, हर आदमी के लिए सर्वसुलभ हूँ। और ये बात निश्चित है कि व्यस्तता रहती है, कई बार जैसे मीटिंग में होते हैं तो बात वगैरह होती है, लेकिन कॉल बैक जाता है मेरा। सर 3rd ग्रेड शिक्षक हैं, उनका सर तबादले पे बैन है, लंबे समय तक वो कहते आए हैं कि हमारे तबादले बैन जो है उसको हटाया जाए। सर क्या विचार कर रहे हैं उस बारे में आप? तबादले पे बैन कौन हटाता है? सर सरकारी कुछ करेगी तभी काम होगा। तो हटेगा तब उनकी समस्या का समाधान कर देंगे। नहीं सर, कब तक हो पाएगा? चुनावी साल में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जिस दिन बैन हटेगा उस दिन से उनकी समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। AWS को वैसे राजस्थान में 14% आरक्षण देने का प्रस्ताव हमने किया था, लेकिन केंद्र की सरकार ने उसको 10% ही किया। हम तो ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि वो राजस्थान की कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया उसके अनुसार 14% आरक्षण देना चाहिए, और उसमें किसी का आरक्षण कम होता नहीं है। जो SC ST को 16, 12 और 21% आरक्षण मिल रहा है वो मिलता रहे, लेकिन EWS का आरक्षण जो 14% पास किया था वो मिलना चाहिए। सर वर्तमान की राजनीति की अपन बात करें तो सर 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, बड़ी पार्टियां हैं। एक कहते हैं जय श्री राम हम कहेंगे, एक कहते हैं हम जय श्री राम कहेंगे, कोई कहता है हम हिंदू हैं तो वो हिंदुत्ववादी हैं। तो सर राजनीति कहाँ फंस के रह गए अपन? सर जो देश डेवलपिंग कंट्री है अपनी, यहाँ पे शिक्षा की बात होनी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ की बात होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये जो सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जनता को भटकाने का काम है और देश को गर्त में ले जाने की तरफ? देखिए, चुनाव आयोग इन चीज़ों को देखना चाहिए कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ काम करते हैं, उनको उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अभी विधानसभा में सांवलिया जी का मंदिर और श्रीनाथ जी के मंदिर के बिल आए थे, तो मैंने
पूरी विधानसभा में एक प्रश्न रखा कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा बताओ। उसमें भी काफ़ी बहस हुई थी सर। उस पर बहस हुई और उस बहस में मेरे को ही कहा आप बताइए। मैंने कहा धारियति इति धर्म, जो साधारण व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सर्टेन डिसिप्लिन को धारण कर लेता है वो उसका धर्म हो गया। जैसे मैं ये कहता हूँ मैं संध्या बंदन करके खाना खाऊंगा, ये मेरा धर्म हो गया। कोई कहता है मैं शिवजी पे रुद्री का अभिषेक करके खाना खाऊंगा, वो उसका धर्म हो गया। कोई कहता है मैं ओम ऐंग ह्रीं क्लिंग चामुंडाई बच्चे इसका जो है मंत्र जाप करके खाना खाऊंगा। कोई कहता है कि मैं तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करके खाना खाऊंगा। कोई कहता है मैं प्रेयर करके खाना खाऊंगा। कोई कहता है मैं नमाज पढ़ के खाना खाऊंगा। तो धारियति इति धर्म। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र क्या कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और अंग्रेज भी कहते हैं ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। इसलिए सत्य के प्रति आदमी को ध्यान रखना चाहिए, न कि हमको रूढ़िवादी या ये कहना चाहिए ढकोसलेबाज बनना चाहिए। आजकल राजनीति में क्या ढकोसलेबाजी खूब चलती है। बिल्कुल सही। मुझे अभी जब कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो कई टीवी चैनल्स ने ये पूछा कि आपने कांग्रेस पार्टी ने हनुमान जी को हरा दिया। मैंने कहा हनुमान जी को कोई नहीं हरा सकता। हनुमान जी जो है ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट है। वो सर्वशक्तिमान है, स्थित प्रज्ञ है, सब में व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है। हनुमान जी ने देखा कि एक तरफ तो लोग मन से जाते हैं और मांगते कुछ नहीं है, मेरे शरण में, और दूसरी तरफ लोग वो हैं जो मेरा उपयोग कर रहे हैं चुनाव में, तो भगवान अपना उपयोग थोड़ी होने देंगे। उन्होंने सत्यवादियों को जिता दिया और भ्रष्टाचारियों को हरा दिया। इसलिए वो तो सर्वत्र व्यापक है ना, सबको देखते हैं। तो मैं हनुमान जी को कोई नहीं हरा सकता। तो कहने का मतलब एक व्याख्या होती है। और मान लो कोई उसी जैसे कोई आदमी मुंह में शब्द डालता है वैसे ही शब्द निकाल दे तो ठीक नहीं होता। हम तो शास्त्र को समझने वाले हैं। फिर मैंने विधानसभा में एक बार पूछा उसी दिन जिस दिन वो दोनों बिल आए थे, मैंने हिंदू की परिभाषा बताओ। उस समय खड़े होकर के देवनानी जी ने कहा कि जो भारत की भूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि माने वो हिंदू है। मैंने कहा गलत। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज थे, उन्होंने ये कहा था कि जो वेद पुराण उपनिषद इतिहास महाभारत गीता रामचरितमानस जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब आगम निगम जितने भी हमारे शास्त्र हैं पुराने प्राचीन शास्त्र, उनमें जिसका विश्वास है, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और जो व्यक्ति गौ पूजक है वो हिंदू है। किसी भी विधानसभा के सदस्य ने इसका काट नहीं किया। मैंने कहा मेरे पास किताब पढ़ी है, उसमें आपका सिंधु से हिंदू बना। कभी कहते हो यहाँ रहने वाले सब हिंदू हैं। हिंदू की परिभाषा करपात्री जी ने दी, उससे आधिकारिक व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। तो उसके बाद मुझे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप पुनर्जन्म में क्या बनना चाहोगे। तो मैंने कहा मैं जैसा कर्म करूँगा वैसा बनूँगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान। और मेरे से यदि भगवान पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हो तो मैं गीतोपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, तेरा मोक्ष कर दूंगा। तो मैं तो भगवान की शरण में हूँ। मेरी इच्छा तो ये है कि मैं उनके चरणों में रहूँ। सही है सर। लेकिन आजकल क्या चल रहा है प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में कहें तो सर एक तरफ हो रहा है जो धर्म के नहीं जानते वो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। हाँ सर वही तो। और जो हिंदू की परिभाषा नहीं जाते हैं वो हिंदू के ठेकेदार बन रहे हैं। ये कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक विकास कौन करता है। देखिए जैसे केंद्र सरकार ने ये कहा था, केंद्र सरकार में आने से पहले बीजेपी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, हम किसान की इनकम दुगनी करेंगे, हम डॉलर को सस्ता करेंगे, 15 लाख रुपये हर एक के खाते में डालेंगे। ये सब हवा हो गए। अब लोग समझने लग गए ये लोग झांसा गुरु हैं। झांसेबाजी कब तक चलेगी। इसलिए कुल मिलाकर के लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी आपका आर्थिक उत्थान कर सकती है, बेरोजगारी को दूर कर सकती है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने 10 गारंटियाँ दी है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि हम पेंशन
सबकी 750 से 1000 रुपये कर देंगे। उससे लोगों की इनकम बढ़ी है जो बेसहारा हैं, वृद्ध हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी बेरोज़गारी योजना, इन दोनों योजनाओं में 125 दिन का रोज़गार दे दिया। फिर 100 यूनिट बिजली हर व्यक्ति को फ्री, 2000 यूनिट बिजली जो है किसानों को फ्री प्रति माह। ये 2 लाख रुपए की सब्सिडी है साल की। तो लेकिन बिजली, हाँ, उसके बाद में आप देखिए कि जो अनाज मिलता था, अनाज में केवल गेहूँ मिलता था, अब 1 लीटर तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, मिर्च मसाले नमक, ये सब फ्री मिलेंगे। उसके बाद आपके 500 रुपये में 75 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर कांग्रेस के राज में 450 में मिलता था, वो आज बढ़कर 1150 रुपये हो गया। तो महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, बेरोज़गारी जिस रफ्तार से बढ़ी है, हमारे मुख्यमंत्री जी उसको कम करने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ दवाइयाँ फ्री मिलती है, हमारे यहाँ जांचें फ्री और 25 लाख तक का इलाज फ्री। दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया। किसी के पास 2 गायें या 2 भैंसें हैं तो उनका 40 हज़ार रुपये का दुर्घटना बीमा, पशुपालक को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, उनकी दवाइयाँ फ्री। ये जो काम किए हैं, सरकारी कर्मचारियों के OPS ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ा है। आप देखो जहाँ जहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ा है वहाँ बीजेपी का सफाया हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन योजना शुरू होगी। कर्नाटक में हमने घोषणा की, वहाँ हम आगे। अब आप बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है और वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम OPS को बंद करेंगे। तो आम जनता देखती है कि कौन सी पार्टी, कौन से नेता हमारे हितकारी हैं और कौन से लोग जो है हमारे खिलाफ हैं। इतना फ़र्क तो करना जानती है जनता। बिल्कुल। सर, अभी आपने बेरोज़गारी का जिक्र किया, लेकिन सर सरकार ने 4 साढ़े 4 में जो भी पेपर कराए, एग्ज़ाम्स कराए, लगभग हर एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए हैं। सर, आप कुछ सरकार में बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए। आप सर, वो जो कड़ी होती है जहाँ से पेपर लीक हो रहा है, क्यों वहाँ पे वार नहीं कर पाते? क्यों बेरोज़गार युवाओं के साथ ये खिलवाड़ होता है? सर देखिए, पेपर लीक होने का जहाँ तक मामला था, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साफ कहा था कि हम सख्त कानून बनाएंगे। सख्त कानून बन गया। 10 साल तक की सज़ा, उनकी संपत्ति को कुर्क करना। जो विद्यार्थी इन्वॉल्व है वो कभी भी नौकरी नहीं पा सकेगा, और जो अधिकारी हैं वो उनको सरकारी नौकरी से छुट्टी, उनकी पेंशन सब बंद। इन कदमों से जो पेपर राजस्थान में लीक हुए थे वो सारे पेपर हो चुके हैं। अभी 48,000 लोगों को नौकरी मिलने वाली है, तो इसलिए उसका असर नहीं है। लेकिन ये पूरे देश की फिनोमेना बन गई है। जैसे अलग अलग भू माफिया, खान माफिया, वैसे ही पेपर माफिया बन गए। तो इसके लिए राजस्थान ने सख्त कानून बनाए हैं। जिन्होंने गलती की है उसके खिलाफ एक्शन लिया है, और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए पूरी तरीके से हम चाक चौबंद हैं। अभी जो इम्तिहान हुए हैं इस कानून के बनने के बाद बराबर नियमित रूप से हुए, उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुए हैं। हमारी बोर्ड की परीक्षा भी हुई, उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ। रीट की परीक्षाएं भी हुई, उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ। और जिस दिन यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापकों के इम्तिहान हो रहे थे, गुजरात में पेपर आउट हो गया, पूना में सेना का पेपर पिछले वर्षों में आउट हो गया। तो ये पूरे देश के लोगों को इस पर विचार करना होगा कि इसके ऊपर परीक्षा पद्धति को बदला जाए अथवा किस तरीके से इम्तिहान किए जाए ताकि पेपर आउट नहीं हो सके। सर, वर्तमान में सर बेरोज़गारी दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और सर बेरोज़गार कौन से वो युवा बेरोज़गार है जिनके पास ग्रेजुएट हैं, MA MPhil बड़ी डिग्रियां उनके पास हैं। सर, क्या लगता है आपको जो शिक्षा है, उनकी जो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं है, उनको वो शिक्षा रोज़गार दिलाने में सफल नहीं हो पा रही? सर, क्या वजह मानते हैं आप? कहाँ कमी है? राजीव गांधी जी ने नई शिक्षा नीति दी थी, उसका उद्देश्य साफ था कि 10-2 प्रणाली करने के बाद व्यक्ति जो कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बनना चाहते हैं वो व्यावसायिक शिक्षा में निपुण हों, उनको किसी न किसी टर्नर, फिटर, घड़ी साज अथवा मैकेनिक बनकर वो किसी न किसी रूप में स्वावलंबी बन जाए। और जो हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं वो रिसर्च करें, वो अध्ययन अध्यापन का काम करें, अथवा अपने विषय के बारे में पारंगत होकर नेशनल लेबोरेटरीज वगैरह में काम करें। तो वो परीक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी। अब नई एजुकेशन पॉलिसी 2 वर्ष से आ गई, लेकिन उसकी रूपरेखा, उसके लिए वित्तीय संसाधन अभी तक नहीं दिए गए। तो कुल मिलाकर शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति स्वावलंबी बने।
अपने पैरों पे खड़ा हो सके। एक तरफ बीजेपी के नेता कहते हैं हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे और देते हैं अग्निपथ जैसी योजना, उसमें भी 4 साल की नौकरी, फिर कोई पेंशन नहीं, घर पे छुट्टी, क्या करेगा वो व्यक्ति। तो कुल मिलाकर जो हमारे प्लानर्स हैं उनको चाहिए कि वो वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा बनाएं, पढ़ लिख कर वर्किंग कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बने। आज भी मेरा दावा है, बड़े से बड़े शहर में आपकी घड़ी ख़राब हो गई तो घड़ी ठीक करने वाला नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपका स्कूटर ख़राब हो गया तो स्कूटर का अच्छा मैकेनिक नहीं मिलेगा, मोटर का अच्छा मैकेनिक नहीं मिलेगा, टेलीविज़न का अच्छा मैकेनिक नहीं मिलेगा। तो इनकी सबकी गणना करके हमको अच्छे टर्नर, फिटर, मैकेनिक तैयार करने होंगे जो स्वावलंबी हों और वो आगे जा कर के देश में इन कामों को कर सकें। सर, आपने महात्मा गांधी स्कूल्स खोली हैं आपकी सरकार ने, क्या लगता है सर जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल की कंपैरिजन बहुत अच्छी शिक्षा दे पाएगी, एक मॉडल बन पाएंगे सर? देखिए, हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, इससे राजस्थान में सरकारी स्कूलों में 10 लाख नामांकन बढ़ चुका है पहले इसकी तुलना में। और उसके बाद आप ये देखिए कि विद्याधर नगर का स्कूल है, आप जाके देखें, वहाँ 30 सीटों के लिए 2600 एप्लीकेशन आई और पत्रकारों के सामने लॉटरी निकाली गई। उसमें न तो हमारे राज्य के किसी भी मंत्री का उसमें और रिजर्वेशन है, किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। केवल भामाशाह जो हैं, जो 4-5 करोड़ की लागत से बना, उनका कुछ रिजर्वेशन रखा है ताकि उससे उनको प्रेरणा मिले कि वो स्कूल में बनाने में इंटरेस्ट है, और किसी का रिजर्वेशन नहीं है। सर, आप सबसे पहले 81 में शायद शिक्षा मंत्री बने थे सर, तब से अभी आप वापस से शिक्षा मंत्री बने हैं सर। तब से अब तक का अपन देखें तो सर कौन सा मूल जो बदलाव होनी चाहिए समय के साथ में शिक्षा में, क्या वो बदलाव हो रहे हैं सर? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत से नवाचार हुए हैं। अभी जैसे शनिवार का नो बैक्स डे, एजुकेशन का जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें सुधार हुआ है। पहले मार विद्यासार का कंसेप्ट था, जब हम लोग पढ़ते थे मार जा की मार पड़ती थी तभी विद्या आती थी। अब है खेल विद्यासार, जॉयफुल एजुकेशन का ज़माना आ गया कि बच्चों को खेल खेल में सिखाओ, खेल खेल में पढ़ाओ और खेल खेल में होशियार करो। तो इसलिए जो मार विद्यासार का कंसेप्ट फेल हो गया और अब प्ले स्कूल का कंसेप्ट आ गया, जॉयफुल एजुकेशन का कंसेप्ट आ गया, और उसी के माध्यम से हमने 1000 बाल वाटिकाएँ स्कूल खोली हैं। हमने करीब 2700 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, 2-2.25 स्कूलें और हम खोल देंगे। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में जो नवाचार हुए हैं, उन नवाचारों के माध्यम से इंस्पायर्ड अवार्ड में जो छात्र वैज्ञानिकों को दिए, 3 साल से हम राजस्थान नेशनल लेवल पर फर्स्ट आ रहा है। फिट इंडिया में हम फर्स्ट हैं। अभी हमने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए। 12 अगस्त को राष्ट्रभक्ति के गीत एक साथ स्कूलों में गाए गए, वो विश्व रिकॉर्ड बना। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई, उसमें राजस्थान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेशनल जम्बूरी हुई, उसका विश्व रिकॉर्ड बना। और उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पद्धति से हमने 3वीं से 8वीं तक का, जो कोविड में बच्चे स्कूल नहीं जा सके अथवा डिजिटल माध्यम से नहीं पढ़ सके, उनका ब्रिज कोर्स तैयार करके उनको पढ़ाया और उसका एवेल्यूएशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से कराया, उसका विश्व रिकॉर्ड बना। इसी तरीके से इंदिरा जी के जन्मदिवस पर हमने नो बैक्स डे पर चेस सारी स्कूलों में शुरू की ताकि विद्यार्थी वीडियो गेम, वीडियो ऐप, मोबाइल गेम इनसे दूर रहे। आपको जानकर खुशी होगी 56,000 स्कूलों में चेस एक साथ खेली गई और विश्व रिकॉर्ड बना। तो हर क्षेत्र में शिक्षा विभाग आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन का लर्निंग प्रोसेस का सर्वे हुआ, उसमें राजस्थान पहले 3 राज्यों में से एक था। दिल्ली वाले बहुत हो हुल्लड़ और विज्ञापन करते हैं, लेकिन वो 7वें नंबर पे थे। इसलिए राजस्थान जो है शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए आगे बढ़ रहा है और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले 2-3 सालों में सिरमौर हो शिक्षा के क्षेत्र में। तो प्रदेश कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और सर कोई उठापटक नहीं, उठापटक तो बीजेपी में है, वहाँ पर 6-6 आदमी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कर्नाटक में हम चुनाव हारे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो कांग्रेस यहाँ पे चुनाव हारेगी, भ्रष्टाचार का वही मुद्दा यहाँ पे होगा इस बारे में? नहीं, यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है भ्रष्टाचार का। देखिए, जब इनको को 4.5 साल में आपने एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया, अब कहाँ से आ गया आपके पास? और जिसने भ्रष्टाचार किया है हमारे डिपार्टमेंट्स ने उनको पकड़ा है, कलेक्टर तक को पकड़ा है।
अभी कल परसों भी लाख करोड़ों रुपए मिले थे। अच्छा, जो भी मान लो, सरकार की नज़र में सरकार पकड़ रही है ना, बिल्कुल। सरकार भ्रष्टाचार पे रोक लगा रही है। सर कोई संदेश आप देना चाहें तो कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को? देखिए, प्रदेश की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि एक तो अपने बच्चों को जो स्कूल गोइंग है उनको स्कूल भेजें। अभी स्कूल चलो अभियान चलेगा, उसमें जो भी पढ़ने की वय के बच्चे हैं उनको स्कूलों में दाखिला कराएं, स्कूल में प्रवेश कराएं। और कुछ बच्चे जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनको भी स्कूल भेजें, ताकि 10-2 प्रणाली तक तो सारे के सारे आवश्यक रूप से पढ़ें और सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। हम लोग किताबें मुफ्त दे रहे हैं, ड्रेस मुफ्त में दे रहे हैं। जुलाई से हम लोग 6 दिन तक बाल गोपाल योजना के अंतर्गत उनको दूध का वितरण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को पढ़ाना बहुत लाजमी है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है और बनने का माध्यम केवल तालीम ही है। बिना तालीम के व्यक्ति बुद्धू बन सकता है लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकता, अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। आइए, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल भेजें और अपने सपनों के आधार पर उनको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, RAS, RPS, CA, MBA जो भी आप कराना चाहते हैं वो तभी होगा जब ये स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो तैयार होंगे, आपको अच्छे नागरिक बनकर आपकी सेवा करेंगे। मैं विद्यार्थियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप ज्ञानार्थ स्कूल जाते हैं, लेकिन जब स्कूल से पढ़कर निकलें, कॉलेज से पढ़कर निकलें तो सेवार्थ प्रस्थान करें। जीवन में उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपका कर्म है सेवा, आपका धर्म है सेवा, आपका ईमान है सेवा। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, हमने डॉक्टर BD कल्ला साहब से बात की, बात करके बहुत अच्छा लगा। और इनका कहना है कि राजस्थान में शिक्षा के मामले में हमने कई आयाम स्थापित किए हैं और जनता के लिए इन्होंने कहा कि शिक्षा ही सब कुछ है, बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप शिक्षित हैं तो। और भ्रष्टाचार के मामले पे भी इन्होंने कहा कि हमने कोई भ्रष्टाचार यहाँ पे किया नहीं है। और रीट पेपर वाले मामले में बताया कि जो पेपर लीक हुए हमने उन पे दबिश दिया, उनको हमने पकड़ा है और भविष्य में ऐसा कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। तो सर बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।